संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जीआर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की इसी श्रृंखला में आज जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं। रीट में सिलेक्शन के लिए एक और महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के साथ साथ जो शिक्षण विधि है वो काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं शिक्षण विधियों का एक वीडियो मैंने पहले डाला था। उसकी अगली श्रृंखला में आज जो दूसरा वीडियो आ रहा है बड़ा छोटा सा बड़ा आनंददायक वीडियो बनने वाला है। एक शिक्षण विधि लेके आया हूं जो काफी महत्वपूर्ण है और उस शिक्षण विधि का नाम है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि। इसका नाम सुना होगा आपने। तो हम आज अगले 10-15 मिनट में इस अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि को ढंग से समझेंगे कि वास्तव में अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि है क्या। पहले अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि को पढ़ने से पहले इसके इतिहास की थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो अभिक्रमित अनुदेशन, पहले शब्द की यदि थोड़ी सी मैं बात करूं तो अभिक्रमित शब्द का जो अर्थ होता है, अभिक्रमित का मतलब होता है एक क्रम से या सीक्वेंस से। अनुदेशन का मतलब होता है शिक्षण या इंस्ट्रक्शन, आज्ञा। तो दो शब्द बने हैं अभिक्रमित। अभिक्रमित है क्रम से बना हुआ है, व्यवस्थित सुव्यवस्थित क्रम से बना हुआ है, और अनुदेशन अनुदेश से बना है, आदेश से बना है, आज्ञा से बना हुआ है। अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यवस्थित तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो सुकरात की जो प्रश्नोत्तर विधि है उसमें देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद में इसका डेवलपमेंट अभिक्रमित अनुदेशन शब्द है वो सिडनी एल प्रेस ने काम में लिया था, लेकिन उन्होंने कोई शिक्षण विधि नहीं दी। और उसके बाद में बीएफ स्किनर ने 1954 में ये अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि दी थी। भारत में की बात करें तो भारत में 1963 को जो इलाहाबाद है वहां जो पेडागोजी संस्थान है उसमें इस शिक्षण विधि का प्रारंभ हुआ था अभिक्रमित अनुदेशन का। तो सामान्य सी बात थी कि अभिक्रमित अनुदेशन जो पद्धति है वो बीएफ स्किनर की देन है। और इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझना कि अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है। कि अभिक्रमित अनुदेशन में अध्यापक एक ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग करता है जिसमें बच्चे उस शिक्षण प्रक्रिया में सार्थक रूप से या सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि बच्चों को जो फीडबैक है या प्रतिपुष्टि है वो उनको तुरंत मिलती है। तीसरी बात है कि बच्चों में इस विधि का प्रयोग करने से शिक्षण रोचक बनता है। इसके अलावा जो पाठ कोई पढ़ना है अपने को, कोई अध्ययन अपने को करना, तो उसको छोटे छोटे भागों में बांटते हुए शिक्षण प्रक्रिया को चलाना, एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा इसमें अधिगम करवाया जाता है। देखो इसको हम डिटेल से समझेंगे। जो अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत है वो ये सिद्धांत 5 सिद्धांतों पर डिपेंडेंट है। 5 सिद्धांतों पर डिपेंडेंट कैसे है कि इस अभिक्रमित अनुदेशन में पहला सिद्धांत जो काम करता है वो होता है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन में जो अधिगम जिसका करना है, जिस भाग का अधिगम करना है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अधिगम करवाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत काम करता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत से आप यह समझ सकते हो कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बड़े एक्टिव रहते हैं, इसमें क्रियाशील रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, इंटरेस्ट आता है उनको इस विधि से। इंटरेस्ट जब आता है बच्चों को तो वो क्या होता है, उसमें क्रियाशीलता पैदा होती है, और जब क्रियाशीलता पैदा होती है तो अधिगम या लर्निंग है वो और अच्छे तरीके से करवाई जा सकती है। तीसरा है, ये जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है वो बच्चों को स्वयं गति से सीखने पर बल देता है। स्वयं गति से बच्चों को कब समय मिला, बच्चे अपने हिसाब से सीखते हैं, उसको जब भी अच्छा लगा, जब उसको मौका मिला तब सीखता है, न कि उसमें अध्यापक के अनुसार सीखता है। बच्चा क्या करता है, स्वयं गति से। जैसे बच्चे की गति है, खुद की गति है, एक बच्चा होशियार है वो उस स्पीड से सीख सकता है, एक बच्चा कमजोर है तो हो सकता है वो स्लो सीखे। तो अर्थात जैसा बच्चा है जब उसको टाइम मिला उस हिसाब से स्वयं गति से सीखता है वो। तो इसमें स्वयं गति का सिद्धांत काम करता है। और चौथा जो सिद्धांत काम करता है वह है स्वयं मूल्यांकन। देखो अभिक्रमित अनुदेशन जो पद्धति है उसमें स्वयं मूल्यांकन करता है। बच्चे को तुरंत, मैंने अभी कहा, तुरंत उसका फीडबैक मिलता है कि उसने जो किया है वो सही है या गलत है। यदि उसको सही क्वेश्चन किया है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है
और वो अनुक्रिया करता है उसका, तो स्वयं मूल्यांकन करता है। अर्थात उसका बाद में ये नहीं कि 4 महीने बाद में, 5 महीने बाद में उसका एग्जाम हो और उसके बाद रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। जो भी किया है उसने, उसका उसी टाइम उसको पता होता है कि सही किया है या गलत किया, मूल्यांकन करता है, सुधारता है और उसके बाद में आगे बढ़ता रहता है। तो स्वयं मूल्यांकन का है। और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि को भी इसमें जोड़ सकते हो आप कि इसमें फीडबैक, प्रतिपुष्टि का मतलब जब भी वो कोई चीज सीखता है तो यदि सही की है तो उसको फीडबैक मिलता है उसी समय कि ये आपकी सही है। गलत करता है तो दूसरा करके देख लेता है, फिर सही होता है, फिर चलता है आगे। तो ये 5 सिद्धांतों पर बात करता है। छोटे पदों का सिद्धांत, छोटे छोटे अधिगम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाया जाता है। दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चे क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं इसमें, क्योंकि बच्चे स्वयं गति से सीखते हैं, स्वयं मूल्यांकन करते हैं और उसको प्रतिपुष्टि मिलती है। इन तीनों की वजह से उसमें क्या आती है, क्रियाशीलता आती है। तीसरी बात, स्वयं गति से सीखते हैं। चौथी बात है स्वयं मूल्यांकन करते हैं। और पांचवी बात है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत इसमें काम करता है। तो इस प्रकार जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो 5 पद्धतियों के आधार पर बना हुआ है। अब देखो अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अलग अलग क्लासों में आपने देखा होगा, बहुत वाइड स्तर पर बताया गया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में अभिक्रमित अनुदेशन है क्या। देखो अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकारों पे हम चर्चा करेंगे, तो प्रकारों पे चर्चा करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल भाषा में उनका एग्जांपल दूं और आप अच्छी तरह से समझ पाओ। तो देखो हम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों की बात करें तो मैं अभिक्रमित अनुदेशन का जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो बीएफ स्किनर की देन है। आप सबको पता है कि बीएफ स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर ही ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण हुआ। देखो नाम से पता चला रेखीय, इसमें जो अनुदेशन होता है वो एक रेखा में चलता है, आगे बढ़ता है ऐसे। आप इसको और ढंग से समझोगे, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल, एक पोर्शन आप पढ़ रहे हो, तो पोर्शन में जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मैं एक सवाल बनाता हूं आपके लिए, एक सवाल बनाया कि जैसे मैंने सिंपल सा पूछा कि भारत की राजधानी कौन सी है, सीधा सा सवाल, भारत की राजधानी, आपके लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए, भारत की राजधानी कौन सी है। अब ये राजधानी कौन सी है, अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे को दिया गया, एक पोर्शन पढ़ाया गया था पहले, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन दिया गया, उसमें ऑप्शन दे दिए, मान लो, या ऑप्शन भी दिया जा सकता है, रिक्त स्थान भी दिया जा सकता है। अब ऑप्शन दिया ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब ऑप्शन ए में भर दिया मुंबई, बी में भर दिया कोलकाता, सी में भरा जयपुर और डी में भरा दिल्ली, नई दिल्ली। अब इस प्रकार का जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे ने पहले सोचा कि मुंबई, तो उसको उसी टाइम में फीडबैक मिलता है कि यार ये मुंबई तो नहीं है। उसके बाद में कोलकाता, तो कोलकाता का भी पता चलता है कि ये भी नहीं है। फिर पता चलता है जयपुर, तो जयपुर का भी नहीं है। फिर दिल्ली, यदि दिल्ली वो बढ़ता है तो उसका वो फीडबैक मिलता है कि बिल्कुल सही है आपका उत्तर, तो बिल्कुल सही है। अब उसने भारत की राजधानी दिल्ली सीखी। उसके बाद में अगला जो ये इसको बोलते हैं फ्रेम, फ्रेम पे चलता है, ये फ्रेम बोलते हैं इसको। एक फ्रेम को क्रॉस किया, फ्रेम, और दूसरी फ्रेम में चलते हैं, फ्रेम 1 हो गई है। अब मान लो इसी को आगे बढ़ाया तो फ्रेम 2 में क्या होगा, फ्रेम 2 में भारत राजधानी दिल्ली हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब देखो दिल्ली के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, ये एक सिंपल सा सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। फिर चार ऑप्शन आ गए मान लो, ठीक है, 4 ऑप्शन आ गए, अशोक गहलोत, मनोहरलाल खट्टर, ठीक है, और नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। इस प्रकार भर दिया। अब बच्चे ने ऑप्शन भरा ए, तो उसको पता चल गया ये नहीं है। ऑप्शन बी भरा, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी भरा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी भरा, तो ये सही था। फिर आगे चलता है। इस प्रकार इसमें ये फ्रेम सेकंड हो गई, इस प्रकार फ्रेम थर्ड, फ्रेम फोर्थ, फ्रेम, इस प्रकार की फ्रेम बनाई जाती है। और आपने देखा कि इसमें क्या होता है, एक श्रृंखला में अध्ययन किया जाता है। पहले
राजधानी बात हो गई, दिल्ली की हम चर्चा कर रहे हैं, एक छोटा सा पोर्शन बच्चे को पढ़ना है दिल्ली का। अब दिल्ली का सामान्य सा परिचय पढ़ना है तो एक प्रकार का एक फ्रेम बना दिया। अब बच्चा क्या करता है, अपने हिसाब से जब भी उसको टाइम मिला इस सवाल को किया, फीडबैक मिला उसको, फिर आगे बढ़ा, फिर फीडबैक मिला, फिर आगे बढ़ा, फिर फीडबैक मिला। इस प्रकार उसको फीडबैक मिलता जाता है और बच्चा एक निश्चित समय में एक निश्चित पोर्शन को समझ लेता है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया दिल्ली का, दिल्ली के बारे में पढ़ना है, दिल्ली के बारे में वो इस प्रकार के फ्रेम बना के बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन ये जो विधि है वो केवल क्या क्या होती है, ज्यादातर ये विधि है वो जो कमजोर बच्चे कह सकते हैं उनके लिए काफी सार्थक विधि है ये, जिनको सामान्य सा नॉलेज हो। तो इसमें कमजोर बच्चों के लिए काम में आता है और इसमें क्या होता है, एक छोटे भाग को सीखा जा सकता है। कमियों में इसकी बात करूं मैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, तो इसमें एक छोटे भाग को ही सीखा जा सकता है और साथ में ये कमजोर बच्चों के लिए ज्यादा सार्थक है। तो इस प्रकार की विधि है। अब देखो इसी सवालों से दूसरी जो विधि आती है, दूसरी जो विधि है वो है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि और इसके प्रतिपादक थे नॉर्मन एक क्राउडर थे। दूसरा अभिक्रमित अनुदेशन है रेखीय सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन और इसका प्रतिपादक थे नॉर्मन एक क्राउडर। बिल्कुल फास्ट पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको इसी समय समझ जाना है, बाकी इसकी कमियां अच्छाइयां आपके अपने आप समझ में आ जाएगी। तो सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन को भी उसी से जोड़ते हैं कि सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है। इन्हीं सवालों को जोड़ता हूं कि जैसे बच्चे ने सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन में यही सवाल लिखा, अब उसने मान लो ऑप्शन ए भरा मुंबई, तो उसको इसमें फीडबैक ये मिलता है या उसको नॉलेज ये दिया जाता है कि नहीं भाई मुंबई तो भारत की आर्थिक राजधानी है, इसका पता चला। दूसरा कि कोलकाता, अरे कोलकाता भारत की अभी राजधानी नहीं है, 1911 से पहले राजधानी थी, इसका भी नॉलेज मिल रहा है। जयपुर भारत की राजधानी नहीं है, ये राजस्थान की राजधानी है, ये पता चलेगा। उसके बाद में दिल्ली, बिल्कुल सही है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें सांख्यिकीय कैसे होगा, इस शाखा का भी नॉलेज हो रहा है, इस शाखा का भी नॉलेज हो रहा है, इस शाखा का भी नॉलेज हो रहा है और इस शाखा का भी। अब देखो मुंबई के बारे में फिर इसको भी पढ़ सकता है आगे, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी। फिर आगे वाला सवाल इससे जोड़ा गया कि आर्थिक राजधानी कौन सी होती है। मुंबई को आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां भारत की आर्थिक क्रियाकलाप ज्यादा होते हैं, तो आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई कोलकाता की बात है तो कोलकाता भारत का एक बंदरगाह भी है, या 1911 से पहले 1911 में कब चेंजेज किया गया था, क्या हुआ था, इसकी डिटेल मिलेगी। जयपुर के बारे में इसको गुलाबी नगरी कहा जाता है, इसकी भी डिटेल मिलेगी और दिल्ली के बारे में भी डिटेल मिलेगी। अर्थात इस प्रकार का जो सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो कैसे चलता है, देखो ऐसे चलता है। पहले सवाल आया, फिर उसके मान लो ऑप्शन आ गए 4, तो इनकी डिटेल मिलेगी, फिर ऑप्शन इसके क्या, फिर ऑप्शन इसके 4, फिर ऑप्शन इसके 4, फिर ऑप्शन इसके 4, अब इसके भी फिर, इसके भी फिर, इसके भी फिर और इसके भी फिर। इस प्रकार इनकी शाखाएं बनती जाती है और शाखाएं बनते बनते क्या होता है कि एक बहुत बड़े भाग का अध्ययन इसमें आसानी से किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, शाखी। देखो आपको दिख रहा है जैसे पेड़ की शाखाएं बन रही है वैसे ही क्या बनती है, यहां से स्टार्ट किया अधिगम, इसमें फ्रेम होती है, फ्रेम, लेकिन फ्रेमों की संख्या ज्यादा होने लगती है और एक बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। तो यह था शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, नॉर्मन एक क्राउडर की देन थी। तीसरा जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो है मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। देखो मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है वो टीएफ गिलबर्ट ने 1962 में दिया था। टीएफ गिलबर्ट ने 1962 में दिया और इस अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पता चल रहा है मैथेटिक्स का मतलब है कि ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो किसमें उपयोगी, ज्यादा उपयोगी किसमें है, गणित में। और अवरोही का मतलब इसमें क्या होता है, कठिन से सरल की तरफ चलते हैं। कठिन से सरल की तरफ का मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि चलता है या अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, यह भी कह सकते हो आप इसको, अज्ञात से ज्ञात की ओर। एग्जांपल समझना आप, ज्ञात की ओर एग्जांपल समझना। जैसे मैंने मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैथमेटिक्स का मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चे को। क्वेश्चन क्या हुआ
कि भाई 100 का वर्गमूल निकालो, 100 का वर्गमूल निकालो। एक सवाल दिया मैंने सीधा एक छोटे बच्चे को 100 का वर्गमूल, जैसे मान लो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहा है कोई बच्चा, उसको मैंने दिया 100 का वर्गमूल निकालो। अब उसको पता नहीं है ये, अब उसमें बच्चा क्या करेगा, 100 का वर्गमूल, फिर उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ आएगा कि 100 का वर्गमूल इस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 5, 20, 5, 4, 2, 2, 2, 1, ये बताया हुआ मिलेगा। उसके बाद में बच्चे को पहले वर्गमूल, फिर इसमें पता है कि 5 20 में भाग 100 में 5 का भाग दिया, फिर ये बताया मिलेगा 100 में 5 का भाग ऐसे देते हैं, 5 दूनी 10, ये 0 और ये 0। फिर बच्चे को ये बताया हुआ मिलेगा कि 5 का पहाड़ा कैसे, मान लो 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले कठिन दिया गया, अब उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है, फिर उसको भाग सीखेगा, भाग के बाद में वो पहाड़े बनाना सीखेगा, तो उल्टा चला जाता है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। बच्चे को कठिन दिया जाता है, फिर कठिन को धीरे धीरे अवरोही तरीके से सीखते सीखते बेसिक चीज सीख लेता है। बच्चे को जिज्ञासा होती है इसमें वर्गमूल में, उसने भाग देना भी सीखा, भाग देने के साथ साथ उसने पहाड़े भी सीखे। तो इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो क्या होता है, अवरोही तरीके से चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो ये विधि कहां काम में आती है, गणित में। और इसमें देखो 3 चीजें प्राप्त की जाती है, एक होता है विभेदीकरण, एक होता है सामान्यीकरण और एक होता है श्रृंखला। विभेदीकरण में बच्चा विभेद करना, ये सिद्धांत करता है कि विभेद कर पाता है कि ये उसके जैसे 100 का वर्गमूल निकाला तो ये विभेद कर पाता है कि वर्गमूल क्या चीज है। फिर सामान्यकरण के वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, और फिर एक श्रृंखला बन गई। तो इस प्रकार ये 3 सिद्धांतों पर काम करता है। तो ये होता है मैथमेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। नॉर्मल बात है कि इसके ये प्रतिपादक याद रखने हैं और इस विधि को याद रखना। टीएफ गिलबर्ट ने, और इसके साथ साथ ये अवरोही होता है, मैथमेटिक्स में काम करता है। और इस प्रकार की जो मैथमेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें जो टीचर जो बढ़ाता है इस विधि को, तो उसमें फ्रेम काम में नहीं लेती, केवल क्या होती है समस्याएं काम में, समस्या को रखता है। ये याद रखना आप, समस्या को ध्यान में रखता है, समस्याएं रखता है बच्चों के सामने, फ्रेम काम में नहीं आता। लेकिन ये बनाना बहुत कठिन है। एक उच्च स्तरीय या उच्च अनुभव वाला शिक्षक ही इस प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन करवा सकता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि इस प्रकार का जो अनुदेशन है वो बच्चे जो बहुत होशियार या उच्च आईक्यू वाले हैं उनके लिए ही उपयोगी होता है। हर क्लास में इसको उपयोग लिया जा सकता है, बशर्ते टीचर अच्छा हो, टीचर में वो क्षमता हो, इस प्रकार के अनुदेशन बनाने की क्षमता हो, तो इस प्रकार हो सकता है। एक और अनुदेशन की हम बात करेंगे, वो नाम है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, जिसका प्रतिपादक थे स्टूलरो, जिन्होंने 1965 में इस अनुदेशन को दिया था। इसमें क्या होता है, सेम आपके डिट्टो अभी जैसे आप YouTube पे मेरी क्लास देख रहे हो, तो वो क्या है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का एक एग्जांपल मान सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर पे, समझना इसको नाम, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में क्या होता है, जैसे आपने प्रयोगशाला विधि पढ़ी होगी, तो सेम ये प्रयोगशाला विधि है। तो इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला विधि कह सकते हो, प्रयोगशाला में काम करता है। इसमें क्या होता है, अध्यापक क्या होता है एक कंप्यूटर में कोई शिक्षण या कोई अधिगम है, कोई लर्निंग का मैटर है, वो फिक्स कर देता है। बच्चे उसको अपनी गति से, जब उसकी इच्छा हुई वो सीखता है उससे। जब भी वो गलती करता है तो उसी कंप्यूटर में ये प्रोग्रामिंग फीड होती है कि यदि वो गलती करे तो उसका क्या होता है, कंप्यूटर बोलता है कि कंप्यूटर उसका फीडबैक देता है कि ये आपने सही किया है या गलत किया है, और क्या उसका सही था। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति में सवाल बच्चे अमिताभ बच्चन ने पूछ रहे हैं किसी से सवाल, फिर पूछते कंप्यूटर से, कंप्यूटर महोदय आप बताइए। तो ये क्या है, ये है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। और इसमें स्टूलरो के साथ में एक और विद्वान थे डेनियल डेविस,
तो उनका भी नाम आप याद रखना 1965 में। तो इसमें देखो 5 भाग होते हैं। श्रवण प्रकोष्ठ जिसमें बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, बच्चे बैठते हैं। परामर्श प्रकोष्ठ जिसमें अध्यापक बैठता है। कंप्यूटर प्रकोष्ठ जिसमें कंप्यूटर रखा जाता है। देखो आपने कंप्यूटर की लैब देखी होगी, एक सेंटर कंप्यूटर होता है, उसके बाद में अलग अलग कंप्यूटर रखे जाते हैं, या आप उसको बोलते हैं डिस्प्ले रखे जाते हैं जिनके सामने बच्चे बैठते हैं। एक सेंटर कंप्यूटर होता है, एक सेंटर कंप्यूटर होता है ऐसा, और उससे जोड़कर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए होते हैं, बच्चे उन पर बैठते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल कंप्यूटर है। अब उसमें बच्चे बैठते हैं, तो ये जो केबिन बना होता है, ये क्या है, श्रवण प्रकोष्ठ है। ये है कंप्यूटर प्रकोष्ठ। ठीक है, अब देखो बच्चे यहां बैठकर कुछ सीखते रहते हैं, यहां बैठकर कुछ बच्चे सीखते रहते हैं। एक एक के बच्चा बैठा है, यहां सीखता है अपने गलतियों को अपने हिसाब से। जब भी मौका मिला कंप्यूटर बैठा, उसमें कंप्यूटर में पहले ही प्रोग्रामिंग फीड होती है और उस पर वो बात करता है। तो श्रवण प्रकोष्ठ होता है। परामर्श प्रकोष्ठ होता है कि जब बच्चे के प्रॉब्लम आती है तो वो टीचर से कंसल्ट कर सकता है। तो परामर्श प्रकोष्ठ होता है। एक कंप्यूटर प्रकोष्ठ होता है और एक दूरभाष प्रकोष्ठ होता है। दूरभाष का मतलब बच्चे इसमें फोन से अध्यापक से बात कर सकते हैं या मेल से बात कर सकते हैं, इस प्रकार होता है। और एक होता है मुद्रण प्रकोष्ठ जिसमें वो प्रिंट निकलता है। जैसे आप YouTube पे क्या कर सकते हो, अभी अपने चैनल पे क्या कर सकते हो कि आप इसको पढ़ सकते हो। श्रवण प्रकोष्ठ में अभी आप देख रहे हो। परामर्श प्रकोष्ठ में आपकी कोई समस्या आएगी तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें जो अपना वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट करके परामर्श मांग सकते हो कि सर इसमें ऐसा क्यों हुआ। तो परामर्श हो गया। कंप्यूटर प्रकोष्ठ एक सर्वर होता है जिसमें प्रोग्रामिंग फीडिंग होती है, वो होता है कंप्यूटर प्रकोष्ठ। इसके साथ ही मैं आपको यदि मोबाइल नंबर याद दूं, आपके फिर समस्या हो तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। और इसके साथ ही आपको मान लो मैं इसके साथ ही आपको पीडीएफ भी दूं। जैसे कि अपने चैनल की मैं बात करूं तो चैनल अपना जो जीआर संभव लाइव क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पे है, तो वहां से आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये सारे जो प्रकोष्ठ है वो सारे प्रकोष्ठ मिलकर काम करते हैं इस विधि में। तो आपने अभिक्रमित अनुदेशन की 4 प्रकार पढ़े। 4 में से एक सवाल देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, लेकिन इनको चारों को आसानी से समझना। साथ ही यदि आपकी समस्या है तो ये अनुदेशन आपने को चलाना है। आप परामर्श भी मांग सकते हो। आपको यदि ये इस प्रकार का मुद्रण चाहिए या दूरभाष चाहिए तो आपके प्ले स्टोर पे संभव लाइव क्लासेस ऐप से एक एप्लीकेशन है, वहां आप अपना लॉगिन करो और वहां रजिस्टर्ड होते ही आपको बहुत सारे इस प्रकार के फीचर्स मिलेंगे। तो आशा है कि आपको अभिक्रमित अनुदेशन समझ में आया होगा और इस अभिक्रमित अनुदेशन की सहायता से इस प्रकार की विधियां अपने एप्लीकेशन में भी है और मैं भी कोशिश करूंगा। तो यदि आपको इस क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए फीडबैक का काम करता है और अभिक्रमित अनुदेशन में फीडबैक से ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन यदि आपका फीडबैक हमें मिलता है तो हम आपके लिए और अच्छी क्लासें लेकर आएंगे। साथ ही जिनको अभी 30-35 दिन जो भी बच्चे हैं रीट के बच्चों के लिए, वो रीट के बच्चे लिंक मिलेगा आपको एप्लीकेशन इसमें वीडियो में, और उस डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें एग्जाम का पैटर्न बहुत बढ़िया है। एग्जाम आप जरूर दीजिए, टेस्ट बार बार दीजिए ताकि आपकी कमियां सुधर सके। और साथ ही अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो टेस्ट दे। टेस्ट दोगे तो आपका अभी मौका है, 30-35 दिन का टाइम जो है वो आपके लिए काफी स्वर्णिम टाइम है, उसमें आप अपनी कमियों को सुधार सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक नए शिक्षण विधि के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।